हेलो गाइस, वेलकम टू इको कॉमर्स हब। इसमें हमने एमए इकोनॉमिक्स जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसका सब्जेक्ट MAEC 506 लिया है। सब्जेक्ट का आपका जो नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, पेपर में भी आपका सब्जेक्ट ये हिंदी में ही लिखा रहता है। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग आपका ये सब्जेक्ट है। मैंने इसमें आपके साथ जो अभी लेटेस्ट आपके 2025 में जून में पेपर हुए थे, मतलब पेपर तो इवन वो मतलब अगस्त सितंबर में हुए थे। बट जो ऐसा लेते हैं ना हर सेमेस्टर 6-6 सेम में मत का लेते हैं, तो इसको इसलिए हम उसको जून 2025 का पेपर कहेंगे। ठीक है, पेपर भले ही वो आपके अभी अगस्त सितंबर में हुए थे, बट वो आपका जून 2025 होगा। जैसे अब हम आपका जो ये पेपर होगा इसको क्या कहेंगे, दिसंबर 2025 का पेपर। ठीक है, भले ही पेपर आपके अभी जैन फेब में होंगे, लेकिन वो कहलाएगा आपका दिसंबर 2025 का पेपर। तो उसी को मैंने लिया, ये आपका मतलब लास्ट आपका भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें मैंने सेक्शन बी लिया है पहले। तो सेक्शन बी में हमें क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, कि जो आपकी मुद्रा है उसके कार्य क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो मनी देखो क्या होता है, जो पैसा होता है, पहले 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिख देना कि मनी मतलब इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सपेक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कि मनी को हम जनरली किस लिए एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इन जनरल अगर बोले तो मनी को क्या करते हैं कि कुछ भी जिसको हम जनरली एक्सेप्टेड कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सही बात है, आप दुकान में गए, आपने फ्रूट्स लिए तो वहां पर आपने पैसा दे दिया, चाहे वो मतलब कैश में दिया या डिजिटल पेमेंट करा। ठीक है, या आपने कपड़े लिए, कुछ भी लिया आपने। ठीक है, तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को यूज किया। बट हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है वहाँ मनी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। उन फंक्शन को हम प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस कह सकते हैं। तो मैंने ये आपके मनी के फंक्शन को एक्सप्लेन किया, इसमें मैंने ऐसा क्लासीफाई नहीं किया है कि क्या है, बट ये है आपके प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन, मैंने साथ में ही करा दिया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा अलग से पूछा नहीं गया है। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी एक आपका इंटरमीडियरी का काम करता है गुड्स को खरीदने बेचने में, गुड सर्विस के उसमें। ठीक है, आप भी डॉक्टर के पास गए या आपने आप ब्यूटी पार्लर गए, टेलर के पास गए, कुछ भी मतलब आपने गुड्स लिया या कुछ सर्विस आपको मिली तो आपने उसके लिए मनी दे दिया। ठीक है, तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, इसने जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी उसको कहीं ना कहीं दूर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब अगर पैसे की कमी नहीं है तो लोग क्या करते थे, बाटा सिस्टम से मतलब चीजों को ऐसा आदान प्रदान करते थे, तो लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें होती थी, तो मनी ने उस चीज को सॉल्व कर दिया है। सेकंड आपका मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट वाला फंक्शन भी कह सकते हैं। मनी आपको प्रोवाइड करता है एक कॉमन वो मेजर करने के लिए, मतलब वैल्यू प्रोवाइड करता, मतलब वो देता है कि कैसे चीजों को मेजर कर सकते हैं, यूनिट देता है आपको। क्योंकि मनी प्रोवाइड करता है कॉमन आपको मेजर की, जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो वैल्यू किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की। मतलब ऐसे कि भी बनाना है 60 रुपए दर्जन, नारियल पानी मिल रहा है आपको 80-90 रुपए का, तो मनी ने क्या किया, जो वो नारियल थी उसकी वैल्यू को मतलब मनी के उससे हमने मेजर कर दिया। तो वही तो कह रहा है कि मनी एक चीज को मेजर करने के लिए भी एक वैल्यू है। ठीक है, जो प्राइस होते हैं सारे गुड्स को हम एक्सप्रेस किस टर्म में करते हैं, मनी के टर्म में तो करते हैं कि भाई 10 रुपए का पेन है, 100 रुपए की बुक है। ठीक है, तो उससे कंपैरिजन इजी बन जाता है चीजों को मेजर करना। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को मतलब एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी इसका फंक्शन है। लोग क्या बोलते हैं, मनी को सेव कर सकते हैं, मनी जो है स्टोर कर सकता है लोगों की परचेसिंग पावर को फ्यूचर यूज के लिए। आपने जैसे बैंक में पैसा सेव कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स क्या होता है कि ऐसे पेमेंट्स से आपने अभी कोई चीज ले ली लेकिन उसका पेमेंट आप बाद में करेंगे, तो मनी हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर के पेमेंट देने के लिए। जैसे मुझे कुछ फ्यूचर में अपना लोन देना है या कुछ रेंट देना है, वेजेस। ठीक है, तो इससे क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत ही आसान हो गई है। जैसे आज किसी ने लोन ले लिया लेकिन उसकी रिपेइंग इट इन मनी इन फ्यूचर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी की हेल्प से ट्रांसफर कर सकते हैं परचेसिंग पावर एक पर्सन से दूसरे में। ठीक है, भाई आप ने अपने फैमिली मेंबर को पैसे भेज दिया, मतलब सेंड कर दिए या सैलरी दे दी किसी को, तो आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दी ना वैल्यू। बेसिस ऑफ क्रेडिट, मनी आपका एक बेसिस है मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम का।
क्योंकि बैंक जैसे क्रिएट करता है क्रेडिट किसके बेसिस पे, जो मनी उसके पास बैंक में डिपॉजिट है उसके बेसिस पे, लोन जैसे बैंक दे रहा है किसके टर्म्स में, मनी में। तो ये जो आजकल की मॉडर्न मतलब क्रेडिट सिस्टम है उसका कौन बेस है, आपका मनी है। मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, देखो मनी हमें हेल्प करता है जिसकी हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इनकम, जो हमारे अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जैसे जो आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको वेजेस दे दी, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिल गया, रेंट हो गया, ठीक है, वर्कर को जैसे वेजेस मिलती है, लैंडलॉर्ड को रेंट मिलता है। तो वही जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इनकम अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मनी की हेल्प से हम करते हैं। तो हम एट लास्ट कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं कि मनी एक बहुत ही वाइटल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ताकि हमारी इकोनॉमी में अच्छे से चीजें चल सके। इससे हम चीजों को एक्सचेंज करना, सेव करना, ये सब कुछ कर सकते हैं। बैकबोन है ये मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम का। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंस बिटवीन, जो आपकी केन्सन और फ्रेडमैन का वर्जन था डिमांड फॉर मनी का, ठीक है, जो आपको केन्सन के द्वारा दिया गया था, फ्रेडमैन के द्वारा, उसमें अंतर जानना है हमें। तो जो आपके केन्स थे और फ्राइडमैन थे दोनों ने एक्सप्लेन किया कि लोग क्यों डिमांड करते हैं मनी की, बट दोनों के जो विचार थे वो अलग अलग थे। तो पहले हम ये जो आपकी केन्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है उसको देखते हैं। तो जेएम केन्स के हिसाब से लोग डिमांड करते हैं मनी की तीन मोटिव के लिए। पहला हो गया ट्रांजैक्शन मोटिव यानी डेली परचेज के लिए, देन प्रिकॉशनरी मोटिव यानी इमरजेंसी के लिए, और तीसरा आपका स्पेकुलेटिव मोटिव यानी कि लोगों को मतलब टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम बॉन्ड्स, ठीक है। तो केन्स का क्या विश्वास था कि जो केन्स क्या कहते थे, आप लास्ट में केन्स बिलीव करके ऐसे लिख सकते हैं कि डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स मेनली ऑन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात कि जो लोगों की डिमांड है मनी के लिए, मांग है, वो किस पे डिपेंड करती है, मेनली कि इनकम पे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे। और जो स्पेकुलेटिव डिमांड लोग करते हैं वो हाईली सेंसिटिव होती है किससे, टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है। स्पेकुलेटिव डिमांड इज हाईली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट। अब जो हम यहाँ पर एक वर्ड पढ़ रहे हैं स्पेकुलेटिव डिमांड, तो स्पेकुलेटिव डिमांड मतलब एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, कैश में रखना पैसा, ठीक है। जैसे लोगों को पैसा इसलिए रखते हैं ताकि फ्यूचर में मतलब बॉन्ड्स वगैरह खरीद सके जिन्हें वो बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव हो तो हम उस चीज का फायदा उठा सके। अब आगे चल के हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्राइडमैन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो जो आपके मिल्टन, उनका पूरा नाम क्या था, मिल्टन फ्रीडमैन थे। तो उन्होंने क्या कहा, मनी एक जो है, मनी इज वन फॉर्म ऑफ वेल्थ, पीपल डिमांड मनी लाइक अदर एसेट्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मनी जो है एक वेल्थ का ही फॉर्म है और लोग डिमांड करते हैं मनी को जैसे वो और एसेट्स की डिमांड करते हैं ना उसी की तरह। तो फ्रीडमैन क्या बिलीव करते थे, उनके तीन पॉइंट हम देख लेते हैं। डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन परमानेंट इनकम, की जो डिमांड है मनी की लोगों मतलब किस पे डिपेंड करती है, परमानेंट इनकम होती है जो उस पे। इंटरेस्ट रेट हैज लेस इन्फ्लुएंस, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम प्रभावित करती है। और डिमांड जो है मनी की वो स्टेबल भी होती है और साथ साथ प्रेडिक्टेबल भी होती है। तो ये उनका मानना था। अगर कोई हमें अंदर जानने को कहे कि क्या है, तो यहाँ पर आप चाहे यहाँ पर केन्स का लिख लो और यहाँ पर आप लिख लो क्या नाम है उनका, फ्राइडमैन्स, ठीक है। और उसका मतलब एक बेसिस लिख लो जिस बेसिस पे हम अंतर कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ थ्योरी क्या है, तो ये शॉर्ट रन के लिए है, ये आपका लॉन्ग रन के लिए है, ठीक है। नेचर ऑफ थ्योरी साथ साथ लिखते चलिए। सेकंड आपका मेन फैक्टर, तो इसमें मेन फैक्टर आपका है इनकम और इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर जो मेन वो चीज है वो क्या है, आपकी परमानेंट इनकम, मेन फैक्टर
थर्ड आप बेसिस मान लो स्पेकुलेटिव मोटिव, तो यहाँ पर तो भाई केन्स के उसमें तो स्पेकुलेटिव मोटिव क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ, स्टेबिलिटी ऑफ मनी डिमांड, तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें मनी डिमांड की तो यहाँ पर तो थोड़ा अनस्टेबल है, बट यहाँ पर हमने कहा कि वो चीज क्या है, काफी स्टेबल है। तो एट लास्ट हम कह सकते हैं कि जो आपके गेन्स थे वो फोकस करते थे शॉर्ट टर्म डिमांड पे और इंटरेस्ट के रोल पे, वहीं पर जो आपके फ्राइडमैन थे उन्होंने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ मनी पे, मनी डिमांड पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ मनी डिमांड जो है वो बेस्ड होती है इनकम पे। तो दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के लिए। क्वेश्चन थर्ड आपका ये पूछा गया था सेक्शन बी में कि हाउ इज एलएम कर्व डिराइव, एक्सप्लेन थ्रू डायग्राम। ठीक है, कि ये एलएम कर्व कैसे डिराइव होता है, हमें इसको डायग्राम के थ्रू बताना है। ठीक है, तो पहले हम एलएम कर्व का मीनिंग जान लेते हैं। LM curve show the relation between rate of interest and level of income at which demand for money is equal to supply of money। तो वो LM curve जो आपका होता है वो आपको एक रिलेशनशिप दिखाता है, जो आपकी ब्याज की दर होती है जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, और जो इनकम का लेवल होता है जिसे हम Y से डिनोट कर रहे हैं। जहां पर क्या होता है, जो डिमांड होती है मनी की, उसकी मांग और पूर्ति जो क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर एल आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस है जिसे हम डिमांड फॉर मनी भी कहते हैं, और एम आपका मनी सप्लाई है। सो हम कह सकते हैं एलएम कब शो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। एलएम कब हमें क्या शो कर रहा है, मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को। अब इसके कुछ एजम्पशंस है, आप ये चाहे तो इसको लिख सकते हैं। एजम्पशन, मनी सप्लाई इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ऐसा एज्यूम करता है ये कि मनी सप्लाई फिक्स कर रखी है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। डिमांड मनी की किस पर डिपेंड करती है, इनकम यानी ट्रांजैक्शन और आपके प्रिकॉशनरी मोटिव पे, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यानी कि आपका स्पेकुलेटिव मोटिव पे, और प्राइस आपके कांस्टेंट रहते हैं। ये एजम्पशन है, आप इसको लिख सकते हैं। देन आ जाता है डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व। ठीक है, तो पहला क्या होगा, टेक अ गिवन सप्लाई ऑफ मनी जो फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो हम पहले क्या करेंगे, जो गिवन सप्लाई मनी के फिक्स किए हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा उसको हम ले लेंगे। फिर एट अ लो लेवल ऑफ इनकम डिमांड फॉर मनी इज लो सो इंटरेस्ट रेट इज लो। ठीक है, तो लो लेवल ऑफ इनकम पे क्या होती है, डिमांड मनी की, सही बात है, लो होगी तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी कैसा रहता है, लो। अब जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होती है, लोगों को ज्यादा मनी चाहिए होता है ट्रांजेक्शन के लिए, तो फिक्स्ड मनी सप्लाई के साथ आपका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए हाई फॉर एवरी हायर इनकम लेवल अ हायर इंटरेस्ट रेट इज नीडेड टू कीप द मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। तो उसमें यही है कि हर एक हायर इनकम लेवल के लिए हमें एक हायर इंटरेस्ट रेट की आवश्यकता होगी, ताकि जो डिमांड है मनी की वो इक्वल है उसके सप्लाई के। ठीक है, अब आपका एलएम कप का शेप कैसा होता है, वो उसका शेप जो होता है वो स्लोप अपवर्ड होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं लेफ्ट से राइट की ओर। दिस इज बिकॉज, और ऐसा होता क्यों है कि वो अपवर्ड क्यों है लेफ्ट से राइट की ओर, दिस इज बिकॉज हाईएस्ट इनकम लीड्स टू, अगर इनकम हायर होगी तो हायर डिमांड होगा मनी का, हेंस हायर इंटरेस्ट रेट होगा। जब इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी मनी की, तो इंटरेस्ट रेट आपका हाई होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आपका, जिसको मैंने वाई से डिनोट कर रखा, ये क्या है आपका लेवल ऑफ इनकम आ जाता है। और जो आपको ये वाई एक्सिस दिख रही है ये होता है ना आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस ही तो है, जो ऐसे आपकी हॉरिजेंटल है और इधर इधर जा रही है, ये आपकी है वाई एक्सिस जो वर्टिकल है। इसमें क्या है आपका आर, स्मॉल आर है ये आपका किसको डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो एलएम कब जो होता है वो आपका स्लोप अपवर्ड होता है लेफ्ट से राइट का। तो आपका एलएम कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो शो कर रहा है आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स किसके, मनी मार्केट के। तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में जो आपको लिखना है कि एक्स एक्सिस लेवल ऑफ इनकम को शो कर रही, वाई एक्सिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, एलएम कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग शोइंग
इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ मनी मार्केट, ठीक है, कि एलएम कब अपवर्ड स्लोपिंग है, जो शो कर रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आपके मनी मार्केट के। एलएम कब इज अपवर्ड स्लोपिंग, स्विंग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो एट लास्ट आप कंक्लूजन कर सकते हैं कि एलएम कब रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम मनी मार्केट में, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, आपका इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच में। क्वेश्चन फोर्थ में आ जाइए, हमें इसमें लिक्विडिटी ट्रैप के कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लो हो जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी का असर भी खत्म हो जाता है। ये कंसेप्ट आपका जेएम केन्स ने दिया था। तो लिक्विडिटी ट्रैप आपकी एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी का असर खत्म हो जाता है। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, पीपल प्रेफर करते हैं होल्ड करना मनी को अपने पास कैश में, और मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर इनइफेक्टिव बन जाती है। जेएम केन्स के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसके फीचर्स हम जान लेते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आप लिक्विडिटी ट्रैप समझ गए। लोग जो है कैश रखना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे सेंट्रल बैंक कितना भी पैसा मार्केट में डाल दे। तो मतलब एक तरीके से ना जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो आपकी इनइफेक्टिव बन गई है। अब फीचर्स क्या है, पहला फीचर्स आप लिखिए, इंटरेस्ट रेट मिनिमम लेवल पर होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है। सेकंड फीचर लिखिए, एक्सपेक्टेड डिमांड यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। इसमें लिखिए कि एलएम कर्व का मतलब जो एक हिस्सा होता है, जो एक मतलब पार्ट होता है, वो हॉरिजेंटल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, मतलब कि अगर मनी सप्लाई बढ़ाने का क्या बोलते हैं कोई इफेक्ट नहीं होता है, कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज भी किया जाए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिफ्थ, मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर आपकी फेल हो जाती है। लिक्विडिटी ट्रैप के इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, एलटी से मैंने से डिनोट किया है। तो पहला लिख लीजिए आपकी पहला पॉइंट कि डिप्रेशन के टाइम इकोनॉमी को समझने में हेल्प करता है। ये बताता है कि सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी काफी नहीं होती है। थर्ड, जो फिस्कल पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जरूरत होती है, इस चीज को ये हमें बताता है। तो लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, लोग पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय कैश में अपने पास रखते हैं, और सेंट्रल बैंक के जो मेजर होते हैं वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं।